हाँ दोस्तों, आज की कहानी है काव्या ने अपने नालायक बेटे को कैसे सुधारा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कौन सा समय है घर आने का। मनोज को रात लगभग 11 बजे घर लौटे देखकर काव्या ने जवाब तलब किया था। आप तो यूं ही घर सिर पर उठा लेती हैं। अभी तो केवल 11 बजे हैं। मनोज साक्षात प्रश्न चिन्ह बनी अपनी माँ के प्रश्न का लापरवाही से उत्तर देकर आगे बढ़ गया था। मनोज, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी अपेक्षा करके निकले जा रहे हो। काव्या चीखी थी। निकल ना जाओ तो क्या करूं? आपके कठोर अनुशासन ने तो घर को जेल बना दिया है। कभी कभी तो मन होता है कि इस घर को छोड़कर भाग जाऊं। मनोज अब बदतमीजी पर उतर गया था। कहना बहुत सरल है बेटे, पर छोड़ना इतना सरल होता तो सभी छोड़कर भाग जाते। माता पिता ही हैं जो बच्चों की उलूल जुलूल हरकतों से सहकर भी उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। इस समय तो मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने सर्वसम्मत से यह नियम बनाया है कि बिना किसी आवश्यक कार्य के घर का कोई सदस्य 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा। इस समय 11 बज चुके हैं। तुम कहाँ थे अब तक? आप और आपके नियम। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना शेष जीवन इन बंधनों में जकड़कर नहीं बिताने वाला। मेरे मित्र मेरा उपहास करते हैं, मुझे ममाज बॉय कहकर बुलाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है मनोज? सभी अपनी माँ के ही बेटे होते हैं। काव्या गर्व से मुस्कुराई। बेटा होने और माँ के पल्लू से बंधे होने में बहुत अंतर होता है। मनोज ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए प्रतिवाद किया। यह तेरे हाथ में काला सा क्या हो गया है? बेटे का हाथ देखकर काव्या चौंक गई। यह टैटू कहते हैं इसे। आज की पार्टी में शहर का प्रसिद्ध टैटू आर्टिस्ट आया था। मेरे सभी मित्रों ने टैटू बनवाया तो भला मैं क्यों पीछे रहता? अच्छा लग रहा है ना? मनोज मुस्कुराया। अच्छा, सड़क छाप लग रहे हो तुम। हाथ से लेकर गर्दन तक टैटू बनवाने के पैसे थे तुम्हारे पास। काव्या क्रोधित सुर में बोली, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मॉम? बैंक में बड़ी अफसर आप हैं। आप पापा भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर हैं, पर अपने इकलौते पुत्र को मात्र 1000 रुपए जेब खर्च देते हैं आप दोनों। लेकिन मेरे मित्र आपकी तरह टटपूंजिए नहीं हैं। मेरे मित्र असीम ने ही यह शानदार पार्टी दी थी और टैटू आदि का प्रबंध भी उसी की ओर से था। पार्टी तो सारी रात चलेगी। मैं तो आपके डर से जल्दी चला आया। मनोज ने बड़ी ढरसक से कहा। यह नया मित्र कहाँ से पैदा हो गया? असीम नाम का तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं था। उसने पार्टी दी किस खुशी में थी? जन्मदिन था क्या? एक बार में एक ही प्रश्न कीजिए ना मॉम, तभी तो मैं ठीक से उत्तर दे पाऊंगा। आप जानना चाहती हैं कि यह मित्र आया कहाँ से? तो सुनिए, यह मेरा नया मित्र है। पार्टी उसने जन्मदिन की खुशी में नहीं दी थी। वह तो इस पार्टी में अपनी महिला मित्र का सबसे परिचय कराना चाहता था, पर मैं तो उससे पहले ही घर चला आया। असीम को कितना बुरा लग रहा होगा, पर मैं समझा लूंगा उसे। मेरा जीवन उसके जैसा सीधा सरल नहीं है। कल स्कूल भी जाना है। मनोज ने बेमतलब ही जोर से ठहाका लगाया। यह क्या, तुम पीकर आए हो क्या? काव्या ने कुछ सूंघने की कोशिश की। इसे पीना नहीं कहते मेरी प्यारी माँ, इसे सामाजिक शिष्टाचार कहा जाता है। काव्या कुछ और पूछ पाती उससे पहले मनोज नींद की आगोश में समा गया था। काव्या मनोज को कम्बल उड़ाकर बाहर निकली तो रात्रि का अंधकार और भी डरवाना लग रहा था। पति के अपनी कंपनी के काम से शहर से बाहर जाने के कारण घर का सोनापन उन्हें खाने को दौड़ रहा था। मनोज उनकी एकमात्र संतान था।
पति पत्नी दोनों अच्छा कमाते थे, इसलिए मनोज के पालन पोषण में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर पिछले कुछ दिनों से वह अजनबियों जैसा व्यवहार करने लगा था। अपने स्कूल, ट्यूशन और मित्रों की हर बात उन्हें बताने वाला मनोज मानो अपने बनाए चक्रव्यूह में कैद होकर रह गया था, जिसे भेद पाना उनके लिए संभव ही नहीं हो रहा था। आज क्या हुआ मालूम? काव्या के घर पहुंचते ही वह इस वाक्य से अपना वार्तालाप प्रारंभ करता तो उसका कहीं और छोर ही नहीं मिलता था। मनोज अपने सहपाठियों के किस्से कितने रसपूर्ण ढंग से सुनाता कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। पर अब उनका लाडला मनोज कहीं खो सा गया था। कुछ पूछती भी तो हाँ हूँ में उत्तर देता। अब रात को देर से लौटता और अपने मित्रों व परिचितों के संबंध में बात तक नहीं करता था। मनोज तो शायद खा पी कर आया था, पर उसकी हरकत देखकर काव्या की भूख प्यास खत्म हो गई थी। काव्या ने काफी देर तक सोने का असफल प्रयत्न किया, पर नींद तो उनसे कोसों दूर थी। मन हल्का करने के लिए उन्होंने पति संदीप को फोन मिलाया। हेलो काव्या, क्या हुआ? सोई नहीं क्या अभी तक? सब कुशल तो है? संदीप का सुर उभरा। काव्या मन ही मन जन भून गई। वह भी समय था जब जनाब सारी रात दूरभाषा वार्ता में गुजार देते थे। अब 11 बजे ही पूछ रहे हैं कि सोई नहीं क्या? पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोली। जिसका मनोज जैसा बेटा हो उसे भला नींद कैसा आएगी? काव्या कुछ सोचकर बोली, ऐसा क्या कर दिया हमारे लाडने ने जो तुम इतनी बेहाल लग रही हो? संदीप हंसकर बोले, अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी में गया था। कुछ ही देर पहले खा पीकर लौटा है। पीकर अथाह, सचमुच पीकर। मन तो हो रहा है कि डंडे से उसकी खूब पिटाई करूं, पर क्या करूं? अकेली पड़ गई हूँ। काव्या ने पूरी कहानी का सुनाई। तुम क्यों दिल छोटा करती हो काव्या? हम 3 से 4 दिन में घर पहुँच रहे हैं ना, सब ठीक कर देंगे। संदीप अपने अंदाज में बोले, आप घर पहुँचेंगे अवश्य, पर टिकेंगे कितने दिन? माह में सप्ताह भर भी घर पर रहने का औसत नहीं है आपका। काव्या ने शिकायत की। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो स्वयं माता पिता दोनों की भूमिका बखूबी से निभा रही हो। तुम चिंता ना किया करो। मनोज की आयु ही ऐसी है। किशोरावस्था में थोड़ी बहुत उद्दंडता हर बच्चा दिखाता ही है। तुम थोड़ा उदार हो जाओ, फिर देखो। संदीप ने समझाना चाहा। चाहते क्या है आप? रात भर घर से बाहर आवारागर्दी करने दूं उसे? पता भी है कि आज पहली बार आपका लाडला किशोर पीकर घर आया है। काव्या सुबकने लगी थी। होता है, ऐसे भी होता है। इस वायु के बच्चे हर चीज को चखकर देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा अनजाने में आग में हाथ डाल देता है। संदीप ने और समझाना चाहा। हाँ, और सुलझ भी जाता है तो मनोज को आग में हाथ डालने दो, भले ही वह जल जाए। काव्या का सारा क्रोध संदीप पर उतर रहा था। काव्या, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी तरुणाई में अपनी संतान को थोड़ी छूट देनी पड़ती है, जिससे उसमें अपना भला बुरा समझने की अकल आ सके, शत्रु और मित्र में अंतर करना सीख सके। संदीप ने काव्या को शांत कराने का एक और प्रयत्न किया। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये असीम जैसे उसके मित्र अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। पहले तो मनोज ने कभी उनके संबंधों में नहीं बताया। सच कहूँ तो मैं मनोज के किसी मित्र को नहीं जानता। कभी उससे बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिला। तो समय निकालो संदीप। 2 माह बाद ही मनोज की बोर्ड की परीक्षा है और उसके बाद ढेरों प्रतियोगिता परीक्षाएं। ठीक है, मुझे घर तो लौटने दो, फिर दोनों मिलकर देखेंगे कि मनोज को सही राह पर कैसे लाया जाए। तब तक खुद को शांत रखो, क्योंकि रोना पीटना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता।
संदीप ने वार्तालाप को विराम देते हुए कहा था। पर काव्या को चैन नहीं था। किसी प्रकार निद्रा और चेतना अवस्था के बीच उसने रात काटी। अगले दिन मनोज ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह तैयार होकर स्कूल चला गया तो काव्या ने भी उसके स्कूल का रुख किया। बैंक से उसने छुट्टी ले ली थी। वह मनोज की मित्रमंडली के संबंध में सब कुछ पता करना चाहती थी, पर स्कूल पहुंचते ही मनोज के अध्यापकों ने उन्हें घेर लिया। हम तो कब से आपसे संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आजकल के माता पिता के पास पैसा तो बहुत है, पर अपनी संतान के लिए समय नहीं है। मनोज के कक्षाध्यापक विराज बाबू ने शिकायत की। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अपने सब काम छोड़कर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती हूँ, पर अब तो आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाना भी बंद कर दिया। काव्या ने शिकायत की। हम तो नियम से अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं, जिससे उनके बच्चों की प्रगति का लेखा जोख उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। मनोज ने पढ़ाई में ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हम नियम से परीक्षा फल घर भेजते हैं, पर मनोज ने कभी उस पर अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं करवाए। बारी बारी से उसके सभी अध्यापकों ने शिकायतों का पुलिंदा काव्या को थमा दिया। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? काव्या ने प्रश्न किया। जी हाँ, कहिए, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार बोले। हमने तो अपने बेटे का भविष्य आपके हाथ में सौंपा था। आपके स्कूल की प्रशंसा सुनकर ही हम मनोज को यहाँ लाए थे, और जब आपके द्वारा भेजी सूचनाएं हम तक नहीं पहुँच रही है, तो हमसे व्यक्तिगत संपर्क करना क्या आपका कर्तव्य नहीं था? काव्या आक्रामक स्वर में बोली। आप सारा दोष हमारे सिर पर मढ़कर अपनी जान छुड़ा लेना चाहती हैं, पर जरा अपने सुपुत्र के हुलिये पर एक नज़र तो डालिए। प्रतिदिन नए भेष में नजर आता है। स्कूल में यूनिफॉर्म है, पर लंबे बाल, हाथों से लेकर गर्दन तक टैटू। मैंने तो प्रधानाचार्य महोदय से मनोज को स्कूल से निकालने की सिफारिश कर दी है, विराज बाबू बोले। सामने खड़े मनोज ने मां को देखकर नजरें झुका ली। अपनी कमी छिपाने का इससे अच्छा तरीका और हो ही क्या सकता है। पहले अपने उन विद्यार्थियों को बुलाइए जिन्होंने मनोज को बिगाड़ा है। वह रोज किसी न किसी बहाने से बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं। मनोज उन्हीं के चक्कर में देर से घर लौटता है। काव्या बोली। कौन है वे? विराज बाबू ने प्रश्न किया। कोई असीम है। अन्य छात्रों के नाम तो मनोज ही बताएगा। आजकल वह मुझे अपनी बातें पहले की तरह नहीं बताता है। असीम, पर इस नाम का कोई छात्र हमारे स्कूल में है ही नहीं। वैसे भी इंटर के छात्र इस समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। पार्टी आदि का समय कहाँ है उनके पास? प्रधानाचार्य हैरान हो उठे। मनोज, कौन है यह असीम? कुछ बोलते क्यों नहीं? काव्या ने प्रश्न किया। यह मेरा फेसबुक मित्र है। नीरज, सोमेश, दीपक और भी कई छात्र उन्हें जानते हैं। मनोज ने बहुत पूछने पर भेद खोला। मैंने तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बंद करा दिया था। काव्या हैरान उठी। पर हम सबका अकाउंट स्कूल में है। प्रोजेक्ट करने के बहाने हम इनसे संपर्क करते थे, मनोज ने बताया। राज खुलना प्रारंभ हुआ तो परत दर परत खुलने लगा। असीम और उसके मित्रों की पार्टियों के लिए धन मनोज और उसके मित्र ही जुटाते थे, और यह सारा पैसा माता पिता को बताए बिना घर से चोरी करके लाया जाता था। काव्या ने सुना तो सिर थाम लिया। बैंक का कामकाज संभालती है वह, पर अपना घर नहीं संभाल सकी। मैडम, आप धीरज रखिए और हमें थोड़ा समय दीजिए। भूल हमसे अवश्य हुई है, पर भूल आपसे भी हुई है। काश आपने यह सूचना हमें पहले दी होती। हम इस समस्या की जड़ तक जाकर ही रहेंगे। यह हमारे छात्रों के भविष्य का प्रश्न तो है ही, हमारे संस्था के सम्मान का भी प्रश्न है। प्रधानाचार्य जी ने आश्वासन दिया।
3 से 4 दिन बाद फिर आने का आश्वासन देकर काव्या घर लौट आई। मनोज भी उनके साथ। अब तक खुद पर नियंत्रण किए बैठी काव्या पर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, क्षमा कर दो मुझे, भविष्य में मैं आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। मनोज उन्हें सांत्वना देता रहा। मुझसे कहाँ भूल हो गई मनोज, मैंने तो तुम्हें सदा कांच के सामान की तरह संभाल कर रखा, फिर यह सब क्यों? अगले दिन संदीप भी लौट आए थे और सारा विवरण जानकर सन्न रह गए थे। शीघ्र ही उन्हें पता लग गया था कि असीम और उसके मित्र युवाओं को अपने जाल में फंसाकर नशीली दवाओं तक का आदी बनाने का काम करते थे। संदीप और काव्या सिहर उठे थे। मनोज बर्बादी के कितने करीब पहुंच चुका था, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। मेरे बेटे के भविष्य से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मैं तो मनोज के लिए लंबी छुट्टी लूंगी, आवश्यकता पड़ी तो सदा के लिए। काव्या बोली, माँ, आज मैं कितना खुश हूँ कि मुझे आप जैसी भविष्य संवारने वाले माता पिता मिले। कहते हुए मनोज भावुक हो उठा। अरे बुद्धू, माता पिता तो धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, सदैव संतान की भलाई की ही सोचते हैं, पर ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। तुम यो समझ लो कि अब तुम्हें हमारी आज्ञा का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो। काव्या बोल ही रही थी कि संदीप वाक्य पूरा कर बोले, नहीं तो तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो, वह अपना भविष्य दांव पर लगा सकती है, पर तुम्हारा नहीं। और तीनों के समवेते ठहाकों से सारा घर गूंज उठा।